क्या आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है तो आप पैसा कमाना शुरू कर चुके होंगे, चाहे वो किसी प्राइवेट जॉब से हो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब से कमा रहे हो, या आपकी कोई शॉप हो, दुकान हो, या फिर आपका कोई बिजनेस हो। किसी ना किसी माध्यम से यदि आप 25 से ज्यादा उम्र के हो गए, अगर आप 25 के हुए हैं तो हो सकता है आप पैसा ना कमा रहे हो, लेकिन आने वाले 1-2 साल में डेफिनेटली आप पैसा कमाने लगेंगे। तो हर वो व्यक्ति जो 25 से ऊपर है, जिसकी उम्र 25 से ज्यादा है, वो मेरी नजर में कहीं ना कहीं अब पैसा कमा रहा है या कमाने वाला है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कमाए गए पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है, ये जानना जरूरी होता है। यदि वो इस चीज को नहीं जानते हैं तो कमाया हुआ पैसा बिल्कुल उसी तरह आपकी जिंदगी में आएगा जिस तरीके से आपकी बाल्टी में पानी आता है, लेकिन उस बाल्टी के नीचे बहुत सारे छेद हैं। पानी ऊपर से आता जाएगा, नीचे से पानी बहता चला जाएगा और अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ मैनेजमेंट कोच। आपका स्वागत करता हूँ आज की एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो हर उस व्यक्ति को पता होना चाहिए जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा है। तभी आप अपने फाइनेंस को स्थिर कर पाएंगे, अपने आप को रिच बना पाएंगे, अमीर बना पाएंगे। देखिए, रिच होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास अरबों रुपए की दौलत हो। रिच होने का मतलब ये है कि आपके पास जो पैसा हो वो आपके लिए पर्याप्त हो। जिस समय आपका पैसा आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा और पैसा कमाने की चिंता आपके दिमाग से निकल जाएगी, उस समय समझ लेना कि आप अमीर बन चुके हो। आपकी कम जरूरतें होंगी, आप कम पैसे में अमीर बन जाएंगे। आपकी जरूरत बहुत ज्यादा होगी, आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा। लेकिन बेसिकली ये है कि पैसे कमाने की चिंता का अंत होना ही अमीर बनने की पहचान होती है। तो यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैंने पहले भी लोगों को बताया है इस चैनल में, वो है एसेट्स एंड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आपकी पेमेंट 50,000 रुपए है, आपकी मंथली पगार 50,000 रुपए है, आप किसी प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या फिर आप पुलिस में इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कमाए हुए पैसों से संपत्ति का निर्माण करते हैं। हर कोई यही करता है, घर लेता है, कार लेता है, बंगला लेता है, एसी लेता है, फ्रिज लेता है, और बेड लेता है, घर के जरूरी साजो सामान लेते हैं। और जब पूरी संपन्नता आ जाती है तो लोग समझते हैं अपने आप को कि हमने बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली, इसे वो अपनी संपत्ति समझते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये उनकी भूल होती है, गलती होती है। संपत्ति एक अलग चीज है, दायित्व एक अलग चीज है, दोनों अपोजिट पोल की चीजें हैं। और जब तक लोगों को संपत्ति और दायित्व यानी एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के अंतर नहीं पता चलेंगे, तब तक वो जीवन भर कमाते रहेंगे और कभी भी आर्थिक तौर पर स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। जब समझिए इस कॉन्सेप्ट को। संपत्ति क्या है? वो हर चीज जो आपके जीवन में आने के बाद आपके जेब में पैसा डालेगी, वो है संपत्ति। और लायबिलिटीज क्या है? वो हर चीज जो आपके जीवन में आने के बाद लगातार आपके जेब से पैसा निकालती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आप एक कार लेते हैं तो कार आपके लिए एक लायबिलिटीज है, एक दायित्व है, क्योंकि कार के आने के बाद आपको इंश्योरेंस का पैसा देना होगा हर साल, आपको मेंटेनेंस का पैसा खर्च करना होगा हर साल, और हर 1 किलोमीटर चलने के साथ में आपको उसमें फ्यूल डलवाना पड़ेगा। यानी खड़ी हुई गाड़ी किसी काम की नहीं और चलेगी तो फ्यूल खाएगी। तो लगातार गाड़ी के आने के बाद आपको पैसा लगाना ही होगा। तो ये आपके लिए एक लायबिलिटीज है। तो जो रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि वो लायबिलिटीज यानी इस ऐश और आराम की चीजों में पैसा खर्च नहीं करते हैं, लेकिन पहले वो अपने लिए एसेट्स बनाते हैं। एसेट्स क्या चीजें होती हैं? वो चीजें जो आपके जीवन में आने के बाद आपके लिए पैसा बनाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जमीन का एक टुकड़ा, जिसे आप प्लॉट कहते हैं, आप उसे ले लीजिए और उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। यानी उसे लेने के बाद से ही आपके लिए वो कुछ पैसा बनाना शुरू कर देगा। तो पहला ये है कि यदि आपकी उम्र 25 साल है तो अपनी इनिशियल स्टेज में ही आप एसेट्स का निर्माण करना शुरू कर दीजिए, ना कि लायबिलिटीज का। तो उन चीजों को बाद में खरीदिए जो आराम की चीजें हैं, जो आपके स्टेटस को ऊपर करती हैं सोसाइटी में। उन चीजों को खरीदिए जो कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों, यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो एंड कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कैश फ्लो क्या होता है? पैसा कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है और कहां पे किन वजहों से जा रहा है, इसकी सटीक जानकारी कैश फ्लो के अंतर्गत आती है। ज्यादातर लोग जिनकी नई नई जॉब लगती है, उनके कैश फ्लो का कोई मेंटेनेंस या कैश फ्लो चार्ट उनके पास होता ही नहीं है। पेमेंट आती है उनके पास
और कब खर्च हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। महीने की 1 तारीख को उनको पैसा मिलता है और 30 तारीख आते आते तक पूरा पैसा खर्च हो जाता है, और पैसा कहाँ खर्च हो जाता है उनको इस बात का कोई हिसाब किताब ही नहीं होता है, और इसलिए वो पैसे को बचा नहीं पाते हैं, और पैसा ना बचाने के कारण वो इसे इन्वेस्ट करके एसेट्स तैयार नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझना है कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है ये क्लियर होना चाहिए, और कहाँ कहाँ पैसा खर्च होने वाला है ये पहले से बनाया हुआ चार्ट होना चाहिए, प्री प्रिपेयर्ड चार्ट होना चाहिए, जिसमें आप ये तैयार करके रखिए कि इस महीने में मान लीजिए राशन में इतना पैसा खर्च करना है, मोबाइल रिचार्ज में इतना खर्च करना है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना लीजिए और उसके लिए शुरुआती अवस्था में ही पैसा बांट दीजिए। अब किसी यदि डिपार्टमेंट में मान लीजिए आपके राशन के डिपार्टमेंट में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो एटलीस्ट आपको कैलकुलेशन आपका होगा कि हाँ 5,000 रुपए राशन के लिए निकाले थे, उसमें 7,000 रुपए खर्च हुए, तो आपको पता होगा कि वो 7,000 रुपए 2,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों खर्च हुए। ऐसे में आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी होगी आपके खर्च होने वाले पैसे के प्रति, और अब आप उसे नियंत्रित करके अतिरिक्त पैसे का खर्च को रोक पाएंगे। यहाँ पे कैश फ्लो के साथ में एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ होता है, वो होता है कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, खासकर नए नौकरी लगे हुए लोग होते हैं, 25 के ज्यादा की उम्र लोग होते हैं, वो पैसा बचाना तो सीख लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट की नजर से, लेकिन इन्वेस्टमेंट का उनका जो तरीका होता है वो बहुत बुरा होता है, जिसके कारण से कभी वो संपत्ति का निर्माण कैपिटल गेन नहीं कर पाते हैं। यूजुअली लोग कैसे खर्च करते हैं कि यदि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आपने 1 लाख रुपए की कोई चीज खरीद ली और आप बैठकर इंतजार करेंगे कि कब ये 2 लाख की या 1.5 लाख रुपए की होगी, तब मैं इसे बेच के पैसा, बढ़ा हुआ पैसा अपने पास ले लूंगा। लेकिन जो अमीर मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो ये काम नहीं करते हैं, वो 100 रुपए की चीज 60 रुपए में खरीदने में विश्वास करते हैं। मतलब वो इन्वेस्टमेंट में खुद को माहिर बनाते हैं, और ऐसा प्लॉट जो लोगों की नजर में तो किसी काम का नहीं है, इसलिए वो 100 रुपए के होने के बावजूद 60 रुपए का मिल रहा है, वो उसे खरीदेंगे, और उनको पता है कि आने वाले समय में ये 200 रुपए में बिकेगा, और उसे वो 60 रुपए में खरीद के अपने पास रख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि 40 रुपए का मुनाफा तो वो पहले ही ले चुके होते हैं, और बाद में जब उसकी कीमत 200 रुपए हो जाती है तो वो 140 रुपए के मुनाफे के साथ उसे बेचते हैं। ऐसे में ये कैपिटल गेन बहुत तेजी से करते हैं। तो नॉर्मली जो करते हैं मिडिल क्लास के लोग वो ये कि पैसे को इन्वेस्ट करके वो खुद को स्वतंत्र मान लेते हैं, जबकि जरूरत ये है कि आप हर दम कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, इसके बारे में नॉलेज आपको गेन करनी है, और जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है वो रिसर्च के आधार पे इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है गुड लोन वर्सेस बैड लोन का। 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं लोगों के मन में। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोन को बहुत बुरा मानते हैं, इतना बुरा मानते हैं कि वो लोन लेने का हमेशा विरोध करते हैं और लोन कभी नहीं लेते अपनी जिंदगी में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लोन के दम पर ही चल रहे होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड से खरीदी करते हैं और महीने के आखिरी में उससे पैसा चुकाते हैं। तो ये लोग लोन के दम पे, क्रेडिट कार्ड से बेसिकली आपने पैसा ले लिया पहले, बाद में उसे चुकाएंगे, लोन एक तरीके का। तो क्रेडिट कार्ड से पैसा लेकर उसे चुकाना आप लोन के दम पे काम कर रहे हैं, और कुछ लोग लोन लेते ही नहीं है। बेसिकली क्या है, लोन के प्रति यानी कर्ज के प्रति लोगों का नजरिया बड़ा गड़बड़ होता है। ऐसे में आपको 2 तरह के लोन के बारे में पता होना चाहिए, एक गुड लोन, दूसरा बैड लोन। गुड लोन कौन सा लोन होता है? ऐसा लिया गया कर्ज का पैसा जिससे आप संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं, वो गुड लोन होता है। और ऐसा लिया गया कर्ज का पैसा जिससे आप दायित्व यानी लायबिलिटीज का निर्माण कर रहे हैं, वो बैड लोन होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी यदि आप लोन ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये मेंटेलिटी छोड़नी है कि लोन बुरा होता है इसलिए कभी नहीं लेना है। लोन ले सकते हो आप यदि आपको एसेट्स तैयार करने हो, और बहुत सारे वो लोग जो हमेशा लोन लेते रहते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि लोन तभी लेना है जब एसेट्स का निर्माण करना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कार लेने के लिए लोन ले रहे हैं, ये कार लोन आपके लिए गुड लोन और बैड लोन भी साबित हो सकता है। यदि आप एक पैसेंजर गाड़ी ले रहे हैं जिसको आप किराए पे ओला उबर कहीं चलाना चाह रहे हैं, तो आपने लोन पे गाड़ी ले ली, कोई भी 4 पहिया वाहन, और उसे ओला उबर या फिर आप उसे किराए पे चला रहे हैं, तो आपको उससे कुछ पैसा मिलेगा। मतलब आपने आय का साधन बनाया लिए गए लोन के पैसे से, और उससे जो इनकम होगी उससे आप लोन को वापस चुका देंगे, तो ये लोन एक गुड लोन होगा। वहीं यदि आप पर्सनल उपयोग के लिए कार लेना चाह रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं और आप लोन लेकर पैसे
कर कार खरीद रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बैड लोन होगा। तो ऐसे में वो लोग जो कभी कर्ज लेने से डरते हैं, उनको ये समझना होगा कि यदि एसेट्स निर्माण हो रहा है लिए गए पैसे से, तो आपको लोन ले लेना चाहिए। और वो लोग जो हमेशा लोन लेते रहते हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि कभी भी यदि लोन लिए गए पैसे से आप लाइबिलिटीज का निर्माण करने जा रहे हैं, तो उस लोन को कभी नहीं लेना है। केवल उस लोन को लेना है जिससे आप एसेट्स तैयार करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है उस हर व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, वो ये कि सेल्फ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की कैपेसिटी को डेवलप करना। जैसे ही आप पैसा कमाना शुरू करते हैं, आपके पास आज का क्योंकि डिजिटल का दुनिया है, तो लगातार कॉल आने शुरू हो जाते हैं। कोई कहता है सर हमारी इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करिए, आपको इतना % रिटर्न मिलेगा। कोई कहता है हमारी इस बीमा पॉलिसी को ले लीजिए, यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट मिलेगा। कभी कोई ब्रोकर आता है, कहता है इस प्लॉट को, इस घर को, इस फ्लैट को ले लीजिए, यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, दूसरों के बताए गए फैसले या कह सकते हैं डिसीजंस होते हैं, उनको अंधे होकर मत फॉलो करिए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आपको आके बता रहा है कि यहाँ पे निवेश करके आपको फायदा हो जाएगा, तो वो आपको क्यों बता रहा है? क्योंकि वहां पे निवेश करा के उसका कुछ कमीशन या परसेंटेज मिलने वाला है। और ज्यादातर फर्म, ज्यादातर कंपनियां, ज्यादातर कंसल्टेंट अपने फायदे के बारे में पहले सोचते हैं। तो कभी भी दुनिया की जो टॉप मोस्ट इन्वेस्टर्स हैं, जिनमें वॉरेन बफेट का नाम भी आता है, वो भी ये कहते हैं कि खुद से सीखिए सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आप जो पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं 25 के बाद, उससे आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, कितने समय के लिए करना है, इसके बारे में आपको खुद से जानकारियां इकट्ठी करनी है, खुद सीखना है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है, ना कि किसी ब्रोकर और किसी बिचौलिए के बहकावे में आकर, बातों में आकर कहीं भी इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इन लोगों का प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये कि इनको अपने कमीशन से मतलब होता है, और ये आपको 5-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने को बोलते हैं। उतने समय में ये कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे, इसका कोई भरोसा नहीं होता। तो बेसिकली इनका कमीशन तो उनको तुरंत मिल जाता है और आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न के लिए 10 साल रुकने पड़ेंगे, और उस समय आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब आप अपनी बुद्धि से इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको पता होता है कि रिटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और तभी आप, जब मिलने के चांसेस होंगे तभी आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये 4 लेसन थे। एक बार मैं इनको फिर रिपीट करता हूँ। सबसे पहला है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट को समझ लेना और हमेशा एसेट्स के प्रति अपना झुकाव रखना, ना कि लायबिलिटीज। दूसरा, अपने कैश फ्लो को समझना, कहाँ से पैसा कितना कमा रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं, इसकी कम से कम रॉ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि अनायास खर्च हो रहे पैसों के ऊपर आप लगाम लगा सकें। तीसरा, कर्ज के बारे में समझ लेना कि जो लोन होते हैं वो अच्छे और बुरे होते हैं, और ऐसे लोन जिनसे एसेट तैयार हो रहे हैं, केवल उन्हीं लोन को लेना, उन्हीं कर्जों को लेना, ना कि ऐसे कर्ज जिनसे आप लायबिलिटी तैयार करने वाले हैं। और यहाँ पे जो आखिरी और चौथा रूल है, सेल्फ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का जो है नॉलेज, वो आपको डेवलप करना है। तो मेरे दोस्तों की ये जानकारी आपके काम आई होगी, आपको इससे काफी नॉलेज, यानी आपका स्किल डेवलप हुआ होगा, आपका नॉलेज डेवलप हुआ होगा, और आप काफी हद तक मोटिवेटेड होंगे आने वाले समय में खुद को आर्थिक तौर पे स्थिर करने के विषय में। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे।